दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आईसी रिप्लेसमेंट कोर्स की ये दूसरी वीडियो है। इससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ जो है रिप्लेसमेंट के बारे में मालूमात दी और उसके बाद ये जो इसके ऊपर शील्ड होती है इसको सेफली रिमूव करने का तरीक़ाकार जो है मैंने आपको बताया। तो इससे अब हम नेक्स्ट जो है इस वीडियो के अंदर सीखते हैं आईसी को रिमूव करने का तरीक़ाकार। तो दोस्तों उसके लिए जो अगला स्टेप है वो होता है ग्लू को कट करना। तो जैसा कि अगर आप देखिए ना, ये मेरे पास आईसी है, मीडियाटेक है, इसको हमने रिमूव करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है फिलिंग की गई है, ये देखिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, यहाँ इवन के बाहर की तरफ भी फिलिंग जो है निकल गई है। तो ये फिलिंग जो है ये आईसी के नीचे वाइट पेस्ट है, ये वाइट पेस्टेड है और ब्लैक पेस्टेड भी होता है, दोनों ग्लू जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो पहले नंबर पर हम ये डिस्कस करते हैं कि ये ग्लू जो है क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आईसी होता है इसके नीचे जो है वो डस्ट जा सकता है, कोई जो है मेटल डस्ट जा सकता है, इसके अलावा नमी जा सकती है, पानी जा सकता है, हवा जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं सोल्डर को ऑक्सीडाइज करके जो है पॉइंट्स को कमज़ोर कर देती हैं। और वैसे भी अगर नमी सिर्फ चली जाए, नमी वाली हवा भी चली जाए तो उससे जो है CPU है, SoC है, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इसको लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक जो है यूज़ करने के लिए इसके नीचे जो है दोनों SoC और eMMC दोनों को जो है वो फिल किया जाता है इपोक्सी से। इपोक्सी जो ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है। कुछ कंपनियां नहीं भी करती बट अच्छी कंपनियां जो है महंगी वाली जो वो करती हैं। अब ये जो ग्लू है इसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों अगर आप ग्लू जो है रिमूव नहीं करेंगे तो उससे 3 नुकसान होंगे आपके। पहले नंबर पर तो जब आप हीट देंगे तो ये जो ग्लू है ये प्रॉपर बोर्ड को हीट पहुंचने नहीं देगा, जिससे जो है प्रॉपर पैड्स के नीचे हीट नहीं पहुंचेगी। दूसरी वजह ये है कि जब ये SoC निकलेगी तो इर्द गिर्द के कंपोनेंट को भी अपने साथ ही जो है ले आएगी, ये ग्लू जो है ले आएगा। और तीसरी वजह ये है कि अगर इसके प्रॉपर हीट नहीं पहुंचेगी, अगर ऊपर से हीट यहाँ से जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे पैड्स निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए जो है पहले ग्लू को रिमूव किया जा सकता है ताकि हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो और सक्सेसफुली जो है वो eMMC बाहर आ जाए और कंपोनेंट जो हैं वो ना उखड़े। अब इस पॉइंट पर आपने ये करना है कि देखें चारों तरफ बहुत सारे ICs जो हैं लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस लेवल के ऊपर कोई 2-3 तस्वीरें, फोकस आउट नहीं होना चाहिए, इसकी खींच लेनी है मुख्तलिफ एंगल्स से, ताकि अगर आप कोई कंपोनेंट निकाल दें तो आपको पता हो कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट था। याद रखिए कि जब आप आईसी रिप्लेसमेंट करते हैं तो आईसी सक्सेसफुल लग जाता है बट हमने इर्द गिर्द से कोई कैपेसिटर, कोई ट्रांजिस्टर कुछ निकाल दिया होता है, उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन डेड के अंदर चला जाता है, ना कि SoC के फेलियर की वजह से। तो अब आपने जो है ग्लू रिमूवल टूल लेना है। तो ये मेरे पास मैकेनिक का ग्लू रिमूवल टूल है, ये देखिए इस तरह आगे से ये होता है। और दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर भी मैंने जो है एक बिल्कुल पत्थर की तरह बहुत बारीक ब्लेड यूज़ किया। ये जो है ये सख्त है, तो एक तरफ मैंने ये चढ़ाया हुआ है, दूसरी तरफ मैंने ये चढ़ाया हुआ ताकि अगर फासला ज़्यादा होगा तो मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि अच्छा है, बोर्ड को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। और ये जो है बहुत बारीक है, बहुत पास अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो ये यूज़ करते हैं, बट ये चूँकि थोड़ा सा शार्प होता है तो इसलिए बोर्ड को नुकसान हो सकता है। याद रखिए अगर आपने ये जो ग्लू रिमूवल टूल है इसको दबा दिया तो उससे आप नुकसान कर बैठेंगे, बोर्ड का तबाही यकीनी है। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर बार बार कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो है वो नुकसान कर दें किसी कस्टमर का। तो पहले इन चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिएगा। ये आईसी रिप्लेसमेंट जो है सिंपल होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों को आपको 100% दुरुस्त रखना होता है। ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। तो ये जो टूल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स हैं, ये देखिए ये मुख्तलिफ़ तरह की जो हैं इसके साथ मिलते हैं, जो उनसा आप मर्ज़ी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल लें। चूँकि ग्लू मैंने रिमूव करना था तो उसके लिए मैंने एक तरफ बारीक और दूसरी तरफ थोड़ा सा मोटा बट अच्छा जो है ये दो यूज़ किए हैं। तो उसके बाद
दोस्तों आपने अपना लेना है मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर। आपके पास ये है तो भी ठीक है, अगर आपके पास ये वाला है तो भी ठीक है, दोनों ही आपको काम दे जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। उसके बाद आपने जनाबे वाली ये अपने पीसीबी को यूं इसके ऊपर रखना है कि आपके बिल्कुल सामने हो और इसके अंदर आपने कस देना है। हलाका देख लीजिएगा, हिलना नहीं चाहिए, और यूं रख लीजिए अपने पास। अब दोस्तों हमने इसके ऊपर हीट देनी है। हीट हमने देनी है 270 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं अपने SMD वर्क स्टेशन जो है इसकी हीट 270 डिग्री सेंटीग्रेड करके जो है अपनी चिप को हीट करना शुरू कर देता हूँ। 270 टेम्परेचर है। हवा जो है उसकी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी जो है आधी तकरीबन या आधी से भी थोड़ी सी कम जो है रख लीजिए, कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। आपने यहाँ पर इसको करना है 30 सेकंड्स तक गर्म। अब जो ही आप हीट देनी शुरू कर दें, आपने फ़ौरन से ग्लू रिमूवल टूल को नहीं पकड़ लेना, क्योंकि अभी जो है इपॉक्सी ये जो ग्लू है गर्म नहीं हुआ। ये लें दोस्तों 30 सेकंड गुजर चुके हैं। अब मैं ये वाला टूल लेता हूँ बड़ी हिम्मत से और यहाँ पर रख के इसको यूँ खींच लेता हूँ। यहाँ पर आपको हीट की परेशानी नहीं है। यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया है, तो यहाँ पर मैं छोड़कर दूसरी सिमत से इसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट अड़ रहा था। अब मैं EMMC की तरफ से भी ग्लू को रिमूव कर देता हूँ। EMMC की तरफ से मैं इसलिए गर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर दरमियान में जो हीट पड़े बोर्ड को, तो वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए IC को, क्योंकि ग्लू जो है हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, एक बैरियर के तौर पर काम करता है। अब आपने जो है दूसरी तरफ हाथ नहीं करना, आपने ख़ुद अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठना है और इस चीज़ को घुमाकर अपने सामने चेंज करना। ये लीजिए ईज़िली यहाँ से कटता जा रहा है ग्लू, ये कट गया, यहाँ से भी कट गया, लेकिन दरमियान में चूँकि दो कंपोनेंट आ गए थे बिल्कुल पास, तो उसके लिए दूसरी सिमत से ये तो बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है ना कंपोनेंट। ये लीजिए, अब फिर साइड को बदलिए और दूसरी साइड जो है अपनी तरफ कर लीजिए। बड़ी सिमत से पहले दबाना मैं दोस्तों दबा नहीं रहा। आपने देखा होगा बोर्ड की तरफ ये प्रेस हो ही नहीं रहा, ये बोर्ड से थोड़ा सा यूँ समझिए कि ऊपर ही रहता है, मतलब ऊपर तो नहीं रहता, होता तो साथ टच ही है, बट ये ऐसे होता है कि यूँ जैसे यहाँ पर यूँ फिर रहा है ना, बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये देखें कैसे भागता हुआ बोर्ड, यूँ ही ये यहाँ पर भी फिर रहा है, बट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं कर रहा। फिर कंपोनेंट बहुत पास आ गए और मैंने सिमत जो है वो बदल ली। अब जी 3 सिमत में कट गया, चौथी सिमत जो है वो रह गई है हमारी। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, नहीं कंपोनेंट भी अड़ रहा है, छोड़ दें कोई बात नहीं, ज़िद नहीं करनी किसी भी चीज़ के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने टेम्परेचर बताया था 270। अब ऐसा मत कहिएगा कि फ़लाँ उस्ताद ने 260 बताया था, फ़लाँ ने 280 बताया था। 10-20 की गुंजाइश हमेशा आप रखा करें। 20 की गुंजाइश हमेशा अपने हॉट एयर गन के मुताबिक, अपने मौसम के मुताबिक, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये चीज़ें टेम्परेचर के ऊपर बहुत असर डालती हैं। और हीट गन जो इटसेल्फ भी जो है कंपनी टू कंपनी, इवन कि एक ही कंपनी की जो हॉट एयर गन्स हैं उनके अंदर भी फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चर होती हैं तो ये एग्जैक्टली सही टेम्परेचर नहीं, बल्कि इनको जो एक मशीन होती है उसके ऊपर इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। अब हमने अपना ग्लू जो है वो चारों तरफ से रिमूव कर लिया है। अब मैं हॉट एयर गन को रखता हूँ। ग्लू रिमूविंग का प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, जब दोस्तों आपने ग्लू जो है तसल्ली से, परेशानी से, इत्मीनान से, सुकून से, रिलैक्स होकर काट लिया, अपने आप को पूरा सुकून रखना है। जल्दबाजी या आपने जो है वो कह लें कि वो चीज़ नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। फीलिंग्स को बिल्कुल कूल डाउन रखना है, हर एक स्टेप जो है तसल्ली से करना है। उसके बाद आपने जो है इसका नोज़ कट ढूंढना है। हर IC के एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर एक निशान था, तो ये इसका नोज़ कट है। जिस तरफ इसका नोज़ कट हो उस तरफ आपने एक छोटा सा यहाँ पर जो है निशान लगा लेना बोर्ड के ऊपर, लेकिन किसी वायर के ऊपर नहीं लगाना, बल्कि ग्राउंड एरिया के ऊपर लगाना है। तो ये लीजिए।
अब मुझे पता चल जाएगा, जब मैं आईसी रिमूव कर लूँगा तो भी इसका नोज़ कट जो है यहाँ पर रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने अपना वही टूल लेना है जो कि ग्लू रिमूवल था, और इसको आपने एक सिम से जहाँ से आपका दिल करे खोल कर ये वाला ब्लेड निकाल लेना है कटर, और उसकी जगह आपने जो है स्क्रैपर डाल लेना है। ये देखिए ये स्क्रैपर है, पतली सी है, थोड़ी सी मैंने आगे को यूँ बेंड की हुई है। ये इसको आपने अपने जो है टूल्स के अंदर डाल लेना है। ये कस लिया और मेरा स्क्रैपर जो है रेडी हो गया। इसको रेडी करके रख लेना आपने अपने पास। अब आपने देखना है मुआयना यहाँ पर आपने करना है कि यार मैं किस तरफ से स्क्रैपर डालूंगा, किस तरफ कंपोनेंट्स थोड़े, इस तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो EMMC लगा हुआ है, यहाँ पर कंपोनेंट है, यहाँ पर कंपोनेंट है, यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, ये एरिया हो सकता है। आगे चलिए यहाँ पर भी नहीं यूज़ हो सकता स्क्रैपर, यहाँ पर भी नहीं, ये थोड़ा सा एरिया यूज़ हो सकता है, बट इस तरफ थोड़े से चूँकि ऑलरेडी कंपोनेंट हैं तो ये मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने ये फैसला किया है कि मैं स्क्रैपर इस एरिया से लगाऊंगा। ये आपने अगला काम ये कि स्क्रैपर का एरिया डिसाइड करना है। लेकिन दोस्तों ये भी जगह जो है कम है। जब मैं यहाँ स्क्रैपर जो है मैं यूँ आईसी के नीचे डालूँगा, यूँ जाएगा यूँ अंदर तक, तो ऐन मुमकिन है कि ये कंपोनेंट भी अखेड़ दे, इसके ऊपर भी चढ़ जाए। तो इसलिए ये जो कंपोनेंट हैं इस तरफ वाले, इनको सेव कर लेते हैं हम पहले ही। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्क्रैपर लगाना है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ये जो ऊपर को शोल्डर बढ़ा हुआ है इसको मैं काट लेता हूँ। ये आप तैयारी कर रहे हैं अभी आईसी रिप्लेसमेंट, आईसी जो रिमूव करने की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आईसी को उतार नहीं रहे। ये सारे उससे पहले के काम है ताकि जब आपका वो वक्त आए जब आपने आईसी रिमूव करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, परेशानी ना आए, आप इजीली जो है उस काम को कर लें। क्योंकि तब हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जो है कुछ कर सकें। तब हमने अगर गड़बड़ कर दी, ज़्यादा हीट दे दी, ज़्यादा टाइम के लिए दे दी, तो हमारी SOC जो है वो मुकम्मल तौर पर डेड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट के ऊपर, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर शोल्डर लगा लेता हूँ थोड़ा सा। अब शोल्डर मैंने लगा लिया। अब ये कंपोनेंट मैं रिमूव करके इसी तरतीब से मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा, बाद में मैं लगा लूँगा। अब ऐसे करता हूँ कि इसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा मैं शोल्डर लगा लेता हूँ ताकि इजीली मैं रिमूव कर सकूँ। इस तरह भी शोल्डर और इस तरह भी शोल्डर। ये लीजिए। अब मैं अपना सोल्डरिंग आयरन लेता हूँ। सोल्डरिंग आयरन की बिट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइप K की बिट है, टाइप K की बिट। और सोल्डरिंग आयरन मेरे पास कौन सा होता है? आयक्सन का C210 है। C210 बिट्स जो है, जब आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम प्रोफेशनली कर रहे हों तो सबसे अच्छा काविया कौन सा है? तो C210 काविया मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इससे बड़ा ज़बरदस्त काम कर लेता हूं। तो इसकी बिट जो है वो भी बड़ी इजीली रिप्लेस हो सकती है। आपने कुछ नहीं करना, बस इसको पकड़ कर बिट को अंदर लगा देना है, तो 1 सेकंड वक्फा देगा, 2-3, फिर ये गर्म हो जाएगा। ये हीट अप हो गया। इसको आपकी बिट को 100% नीट और क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदी बिट हो। देखिए, ये देखिए बिट साफ़ सुथरी निकल गई ना। इस तरह से आपने बिट को साफ़ सुथरी निकाल लेना है। और अब पहले कंपोनेंट को आपने रिमूव करना है। अब इसके ऊपर ये जो आपकी बिट है इसके ऊपर सोल्डर लगा लीजिए। पहले सोल्डरिंग आयरन को किस तरह से यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल डिटेल्ड बना चुका हूँ पहले। अच्छा जी, लिए साथ लगाइए उसके कंपोनेंट के। ये लीजिए। आप इसी हिसाब से आप यहाँ पर इसको लगा दीजिए। ये देखिए जी, उससे अगला रिमूव कीजिए और उससे आगे लगा दीजिए। ये लीजिए, 2 कंपोनेंट हमने रिमूव कर दिए। अब हमने सेफली काम कर सकता हूँ। ये आपने काम पहले करना होता है कि आपने 2 कंपोनेंट को उतार कर जगह बनानी होती है और कंपोनेंट्स को पास ही सेव करना होता है महफूज। अभी भी काम हमारा जो प्रिपरेशन, तैयारी हमारी ख़त्म नहीं हुई, तैयारी हमारी जारी है। तो उसके लिए देखें मेरे पास है हीट रेजिस्टेंस टेप। इसको में से मैंने जो है 1 पीस काटना है, 1 या 2 इंच का।
ये लीजिए 2 इंच का पीस मैंने काट लिया। ये दोस्तों मैंने इसकी eMMC के ऊपर लगाना है। असल में जब मैं आईसी को हीट दूंगा, एसओसी को या सीपीयू को, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि ये भी नीचे से इसके पॉइंट भी मेल्ट हो जाएंगे। और चूँकि इसकी इर्द गिर्द जो है इपॉक्सी मौजूद है ना, ग्लू मौजूद है ना, तो वो ग्लू के साथ जब वो घूमेगा तो होगा ये कि हमारा जो eMMC है वो भी रिवाल्व करना पड़ जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके कनेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें पहले जो है एक हीट रेजिस्टेंस टेप जो है वो एक ट्वीज़र के साथ लगा कर रख लेनी है अपने पास। ऊपर नहीं लगानी, अभी बताता हूँ अभी क्यों नहीं लगानी। जब टाइम आएगा तो मैं यूँ रख के ऊपर से इसको दबा दूँगा, बट ये भी मैंने अपने पास रख ली। ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं आईसी को रिमूव करने की। उसके बाद दोस्तों अब जो आईसी को रिमूव करने का प्रोसेस है, यहाँ पर 3 स्टेप होंगे हमारे पास, ठीक है। 3 स्टेप्स के अंदर मैं हीट दूंगा। पहले मैं करूँगा प्री हीट। प्री हीट का क्या है दोस्तों, ये है कि जब मैं इस आईसी को अगर डायरेक्ट गर्म कर देता हूँ ना, तो यहाँ से बोर्ड बहुत ज़्यादा फैलेगा, जबकि इर्द गिर्द का पीसीबी ठंडा होगा। तो होगा क्या कि जो है थर्मल शॉक लगेगा, जिसकी वजह से इसकी लेयर्स डैमेज हो जाएंगी, ये आईसी डैमेज हो जाएगा, पीसीबी जो है फूल जाएगा, फट जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, थर्मल शॉक से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि ओवरऑल जो पूरा पीसीबी है ना, उसका टेम्परेचर ही थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि थर्मल शॉक से नुकसान ना हो। तो उसके लिए 270 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर हमने ग्लू कट किया था, वो टेम्परेचर हम इस पूरे बोर्ड को हम देंगे तकरीबन 3 मिनट। 3 मिनट हम 270 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 270 से 80 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सारा जब बोर्ड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जाएंगे वो ये है कि बट कोई भी कंपोनेंट यहाँ से पिघलेगा नहीं, सोल्डर नहीं पिघलता 280 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हीट गन का जब टेम्परेचर 280 हो तो सोल्डर नहीं पिघलता। उसके बाद मैं टेम्परेचर जो कर दूंगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो मैं इसको तकरीबन दूंगा 1.5 मिनट। उसमें ये होगा दोस्तों कि 350 जब मैं टेम्परेचर कर दूंगा तो स्टील जो है मेल्ट नहीं होगा, बट मेल्टिंग के बिल्कुल दहाने पर पहुंच जाएगा। मेल्टिंग बस होने में ज़रा सा ही वक्त होगा, और उसके बाद उस टेम्परेचर के ऊपर ये ज़ाये होने का भी चांस कम होता है, ज़ाये नहीं होता। फिर उसके बाद में टेम्परेचर जो है यकमुश्त जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड करके और चंद ही सेकंड के अंदर अपने सीपीयू को रिमूव कर लूँगा सेफली। तो ये टेम्परेचर स्टेप वाइज जो है बढ़ाया जाता है। अब आइए स्टेप नंबर 1 की तरफ, वो है 270 या 280 डिग्री सेंटीग्रेड 3 मिनट्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपने फासला थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, आपने हवा भी थोड़ी सी बेशक ज़्यादा रख लें, बट पीसीबी से आपने फासला ज़्यादा रखना है। फासला थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा एरिया को हीट अप होगी। तो ये देखें, मैं भी जो है ओवरऑल थोड़े से एरिया को हीट नहीं कर रहा, बल्कि मैं काफ़ी ज़्यादा एरिया को हीट कर रहा हूँ। दोस्तों 3 मिनट मैंने 280 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दे लिया। मैं टेम्परेचर को बढ़ाने लगा हूँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से पहले मैं इसकी eMMC चिप है इसको जो है ढाँप लेता हूँ। ये लीजिए ढाँपी गई। अब सिर्फ जो है हमारे पास CPU है। अब टेम्परेचर को बढ़ाकर मैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड कर देने लगा हूँ। 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका है, और अब मैं साथ ही फ्लक्स भी अप्लाई कर लेता हूँ थोड़ा सा चारों तरफ, दरमियान में नहीं लगाना होता, सिर्फ चारों तरफ ही लगाना होता है। अब मैं फासला कम करके हीट गन की नोज़ल मैंने जो है वो बड़ी डाली हुई है, छोटी नोज़ल नहीं है, और ये 8-10 mm की नोज़ल है। और इसके अलावा दोस्तों अब फासला जो है हीट गन का वो मैंने थोड़ा कर दिया है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये अब चल रही है, और तकरीबन 1-1.5 मिनट जो है ये मैं हीट दूंगा इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये मेल्टिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब आ जाए। तो दोस्तों जो है अगर हम बात करें एडवांस लेवल की, तो प्री हीटिंग के लिए जो प्री हीटर भी यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो है हम अपनी हीटर गन से ही 280 टेम्परेचर बोर्ड को अच्छे से दे देते हैं ताकि बोर्ड गर्म हो जाए। और जबकि अगर आपके पास प्री हीटर हो तो फिर आप ज़्यादा सेफ़ रहोगे। अच्छा जी, आप 1.5 मिनट तकरीबन गुजर गया। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा कर देता हूँ 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब स्क्रैपर जो है इसको मैं एक साइड के ऊपर रख लेता हूँ। और देखिए अब मैं अंदर अभी घुसा नहीं रहा इसको, अभी सिर्फ मैं रख के देख रहा हूँ कि क्या खुद ये अंदर जाता है कि नहीं जाता।
स्क्रैपर को आपने रख के देखना है, थोड़ा सा दबाना नहीं होता। अगर ख़ुद वो अंदर जाए तो ठीक है, अगर अंदर वो ख़ुद नहीं जा रहा था इसका मतलब है कि नीचे सोल्डर नहीं पिघला, फिर आपने रुक जाना है। दोस्तों आपने 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद जो है एक कॉर्नर के ऊपर अपने स्क्रैपर को डाल देना है और स्क्रैपर को यूँ थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा सा अंदर घुसाने की कोशिश करनी, लेकिन दबाना नहीं होता। दबाने तो आगे से फिर फ़ौरन ही बॉल्स वगैरह टूट जाएंगे। आपने सिर्फ उसको जो है थोड़ा ऐसा यूँ आगे पीछे करके अंदर को घुसाना होता है, वो खुद आगे को चलेगा। जब वो आईसी पिघल जाएगा ना, वो खुद आगे को चलेगा, तब आपने जो है उसको आगे से जैसे मक्खनी के अंदर डालते हैं किसी चीज़ के अंदर, यूँ प्रेम से अंदर जाएगा। आप अंदर डालना तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब वो खुद अंदर जाएगा फिर आपने जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए जी हमारा आईसी जो है निकल चुका है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर जैसा कि अगर आप देखें ना तो कुछ पैड्स जो हैं वो निकल चुके हैं। इस चीज़ की भी पूरी वजाहत आगे जो है वो आएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये थी आईसी रिमूव करने तक। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जनाबे वाली इसको क्लीन करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह से इस आईसी को आपने क्लीन करना है, इस आईसी को, और किस तरह से इनको सेफली आपने जो है वो क्लीन करना है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगा।